नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं कैंसर के विशेषज्ञ, कैंसर मामलों के विशेषज्ञ और इससे जुड़ी जो तकलीफें हैं, जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, उनके विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक आनंद। तो हम इनसे जानेंगे तमाम कैंसर से जुड़े मसलों पर। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि विंटर, ठंड और कैंसर, इसका क्या रिश्ता है। कहा जाता है कि जब हमारा सूरज का एक्सपोजर कम हो जाता है, हम विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, तो कैंसर का खतरा बढ़ता है। और जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, एक्सरसाइज कम कर देते हैं, तो भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो ठंड और कैंसर, इसका क्या रिश्ता है, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो क्या रिश्ता है ठंड का और कैंसर का? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायण कैंसर सेंटर पटना और डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल पटना। जैसे हम लोग बात करेंगे कैंसर होता कैसे है, तो कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण जो होते हैं जिसे मॉडिफाइबल कहते हैं, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कुछ कारण होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल कारण जो होते हैं उसमें सबसे प्रमुख होता है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू जैसे हम लोग सब जानते हैं हानिकारक होता है, लेकिन कैंसर में अगर बात करें तो लगभग 1/3 कैंसर किसी न किसी तरह से तंबाकू से जुड़ा होता है, तंबाकू के कारण होता है। इसके बाद दूसरा होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, जो ठंड के इस मौसम में हो रहा है जी, लेकिन ये बहुत ही प्रोलॉन्ग समय तक होता है, तभी जाके ये कैंसर का कारण बनता है। मतलब इनएक्टिव लाइफ, जी, एक्सरसाइज नहीं करना। हाँ बिल्कुल। तो अगर इनएक्टिव लाइफ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसमें भी कैंसर होने का लक्षण, कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ठंड के मौसम में कैंसर का क्या संबंध है, तो यूजुअली देखा जाता है जितने भी कोल्ड कंट्रीज हैं, जैसे ठंडे प्रदेश है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, या फिर नॉर्दर्न रशिया का पार्ट हो गया, या फिर आर्कटिक पार्ट हो गया, तो वैसे कंट्रीज में यूजुअली देखते हैं कि सनलाइट कम होता है, जिससे विटामिन डी कम होता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं होता है। बाकी सभी विटामिन होते हैं वो भी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और नेचुरल जो फूड होते हैं वहां पे, वो उसमें भी विटामिन मिनरल्स काफी कम होते हैं। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग प्रॉपर हेल्थी डाइट जो न्यूट्रिशियस हो अगर नहीं ले पाते हैं, तो उससे हम लोग में काफी तरह के बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें कैंसर भी एक प्रमुख है। एक बात समझना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो पटना में रहता है, वो पार्क नहीं जाता एक्सरसाइज करने के लिए, वो स्मोकिंग करता है, वो ड्रिंकिंग करता है, और वो तले हुए खाने खाता है, वो तमाम जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं आज के, वो उसके साथ है, तो वो कितना उस रिस्क बढ़ जाता है उसका। जैसे अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता, मेरा सन का एक्सपोजर भी कम है, तो मेरे जो इंसान ऐसा करेगा वो कितना हाई रिस्क जोन में कैंसर के लिए जा सकता है। जैसे हमने बताया कि लगभग 50% कैंसर जो होता है उसमें कोई न कोई कारण होता है, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल का सेवन करना, लाइफस्टाइल खराब होना। ये WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लाइफस्टाइल खराब होना मतलब होता है आपका कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो घर पे बैठा हुआ है, खाने में एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और खाने में तले हुए खाने या डब्बे बंद खाना या पैक्ड फूड, या फिर जो रेडीमेड फूड होता है, या कैंड जूसेस होते हैं, या फिर कार्बोनेटेड बिवरेजेस जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये सब लेता है, और साथ ही साथ जो भी डीप फ्राइड फूड्स होते हैं या प्रिजर्व फूड्स होते हैं उसका सेवन ज्यादा करता है, तो उसमें ये सब कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये WHO कहता है कि लगभग 50% कैंसर होते हैं जिसको हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्यों होते हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें से तंबाकू, अल्कोहल, लाइफस्टाइल और ओबेसिटी, ये 4 बहुत ही प्रमुख कारण हैं। देखिए, बिहार तो नाउ ड्राई स्टेट है, तो हमें मान के चलते हैं कि जो स्मैटियन है वो नहीं पी रहे होंगे, लेकिन यहाँ स्मोकिंग और जो तंबाकू से जो गुटखा वगैरह है, इसका प्रचलन काफी हो रहा है, तो इससे कितना खतरा है? जैसे हम लोग स्टडीज में देखें तो लगभग
अगर सिर्फ तंबाकू का सेवन कोई कर रहा है तो 4 से 6 गुना ज्यादा रिस्क होता है उसमें कैंसर होने का। अगर कोई तंबाकू के साथ अगर अल्कोहल का भी सेवन कर रहा है साथ ही साथ, तो उसमें जो खतरा है आपका कैंसर होने का लगभग 6 से 12 गुना बढ़ जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए अगर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप मल्टीपल अनहेल्दी लाइफस्टाइल को मिला देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके और काफी ज्यादा रिस्क को, खतरे को बढ़ा देता है। ये तो हुई बात कि हम क्या करें जो कैंसर ना हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैसे पता लगाए, वो रोज उठता है, सुबह उठकर ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है, क्या होने लगे उसके शरीर में कि उसको ये तुरंत डॉक्टर से मिलकर ये पता करना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं, ऐसा क्या सिम्टम अगर शरीर बताए। तो मेनली होता है वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि खतरे की घंटी बज रही है, अब हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो सबसे प्रमुख है जानना कि कैंसर अगर किसी को है तो शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में उसे डायग्नोज करना, उसे पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन कैसे अपने लेवल पे हम लोग करें? जी वही बता रहा हूं मैं। तो इससे हम लोग को डायग्नोसिस करने के लिए ये जरूरी होता है जानना कि वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो किसी भी कैंसर में 2 तरह के डिफरेंट टाइप्स के वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पहला जो कि सभी तरह के कैंसर में देखने को मिलता है, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे वजन कम होना, भूख नहीं लगना, थकावट होना। तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स है और काफी लंबे समय से चल रहा है, तो ये किसी भी कैंसर में देखने को मिल सकता है और इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं। और दूसरा होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब कि अगर आपको लंग, फेफड़े का कैंसर है तो उसे खांसी होगी, खांसी में खून आएगा, सांस फूलेगा। तो ये सब कॉमन साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो स्तन में गांठ होगा, गांठ में दर्द हो सकता है, या फिर स्तन के अलावा एक्जिला मतलब कांख में भी गांठ हो सकता है। तो ये सब आपका साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स है। तो ये सभी सिम्टम्स की हमें जानकारी होनी आवश्यक है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि कोई कैंसर का संकेत है और उसे हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात की, महिलाओं में इस तरह के केसेस दिख रहे हैं काफी बिहार में, तो इससे बचाव के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर, सबसे प्रमुख कैंसर है और इसके बचाव के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं जागरूक रहे ब्रेस्ट कैंसर को लेके। और ये भी जानना जरूरी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो 95% से ज्यादा चांस है कि उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इससे अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग अवेयर रहे कि इसके स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है। स्क्रीनिंग मतलब कि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब महिलाएं अपने से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर सकती हैं, जो 20 साल की उम्र से शुरू किया जा सकता है और हर महीने एक बार किया जा सकता है, यूजुअली पीरियड्स के 10वें से 15वें दिन के बीच में। उसके बाद जो दूसरा स्क्रीनिंग मेथड है उसे हम लोग मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी यूजुअली 40 से 45 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए और ये साल में एक बार किया जाता है, जिसे एक कॉमन एक्सरे के तौर पे किया जा सकता है, इसे मैमोग्राफी कहते हैं, दोनों ब्रेस्ट से किया जाता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल्स हैं जिससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब ये तो बात हुई अर्ली डिटेक्शन की, अब इन और प्रिवेंशन की। मान लीजिए सारे प्रिवेंशन के बावजूद अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर हो जाता है, अब इसके बाद वो पैनिक हो जाता है कि कैंसर हो गया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा, तो वहां पर क्या करना चाहिए उसको इमीडिएटली? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और हल्ला बोल के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी अब नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है। जरूरत है जागरूकता की और दृढ़ निश्चय की कि हम कैंसर को हरा सकते हैं। और ये डेटा और रिसर्च भी बताता है कि कैंसर को अगर हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और एडवांस स्टेज में भी अगर हम लोग कैंसर को डायग्नोज करते हैं तो एक सामान्य जिंदगी देने में ज्यादातर पेशेंट्स में हम लोग सक्षम हैं।
अगर कैंसर की इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो मुख्य तौर से ये 3 तरह से किया जाता है। पहला सर्जरी, जिसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, वो करते हैं सर्जरी कैंसर का, और इसमें अगर कहीं पे भी गांठ है, कहीं भी कैंसर है, तो उस ट्यूमर को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेडिएशन का, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल मशीन का यूज करते हैं और स्पेशल रेज का यूज करते हैं, जिससे हम लोग कैंसर की कोशिकाओं को मार देते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जो बॉडी के अंदर जाके कैंसर सेल्स को नष्ट कर देती है, जिसे हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अब कीमोथेरेपी के अलावा टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी सम्मिलित है। टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कुछ नए मेडिसिन से नए आविष्कार है अपने कैंसर के ट्रीटमेंट में, जिससे हम लोग एडवांस स्टेज के भी कैंसर को एक बहुत ही लंबी आयु दे सकते हैं। एडवांस स्टेज के भी कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये तो मतलब कि कहा जाता था अब तक कि अगर किसी को कैंसर हो गया बिहार में या पटना में, तो अब उसको हैदराबाद जाना होगा, अब उसको दिल्ली जाना होगा, वो महानगरों की दौड़ लगाता था। क्या आप ये कहना चाहते हैं बिहार के लोगों से कि अब अगर किसी को इस तरह की दिक्कत होती है, ना हो, भगवान न करे हो किसी को इस तरह की दिक्कत, लेकिन अगर किसी के परिवार में या किसी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत होती है, तो अब उसे अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की दौड़ नहीं लगानी होगी। यहाँ नारायणा कैंसर संस्थान में उसको सारी चीजें, सुविधाएं अब उपलब्ध है। बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जान के खुशी भी होगी कि हमारे आसपास के स्टेट राज्यों से भी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं दूसरे इलाज राज्यों से करने हाँ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छी बात है अपने बिहार वासियों के लिए कि आसपास के भी राज्यों से और नेपाल से भी लोग पेशेंट्स जो है हमारे पास में आते हैं इलाज कराने के लिए। और अब पहले जैसी बात नहीं है, जो ट्रीटमेंट हम यहाँ देते हैं वो ऑलमोस्ट जो बड़े-बड़े संस्थान है उसके बराबर है। और कई बार तो अगर सब कुछ मिलाया जाए, लॉजिस्टिक इश्यूज मिलाया जाए, तो काफी किफायती दौर पे यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स है, कैंसर के बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उस पे आधारित जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हर मरीज को एक बेहतर से बेहतर प्रोटोकॉल कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसे देने में हम लोग सक्षम है। तो अब यहाँ अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो किस तरह से कहा जाता है कि लोग इसलिए खासकर बिहार के लोगों को लगता है कि अगर हम महानगरों में जाएंगे तो वहां बेहतर इक्विपमेंट्स, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा इलाज होगा, और ऐसे ही कैंसर शब्द सुनने के बाद ही कोई पैनिक हो जाता है, फिर उसको इसकी चिंता नहीं होती है कि अब उसको लगता है बस किसी तरह से निजात मिले। में हमारा एक दोस्त था, वो उसको कैंसर हुआ, वो हैदराबाद गया, वो अपने पूरे परिवार के साथ हैदराबाद में रहने लगा सिर्फ इसलिए कि उसका इलाज हो जाए, और इसमें उसकी पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा है। तो ऐसी यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इक्विपमेंट सब है जिससे लोगों का ट्रस्ट एकदम बन जाए कि नहीं अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ कि एक व्यक्ति को अगर किसी को परिवार में हो गया तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इलाज का जो खर्च है तो है ही, साथ ही पूरा परिवार उसके साथ 3-4 लोग महानगरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर थोड़ा बताएं। तो अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हर वो सुविधा उपलब्ध है जो कि एक बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध होती है। और यहाँ पर भी हमारा मॉड्यूलर ओटी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी तो है ही जिसमें कीमो डे केयर है, आईसीयू की सुविधा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स यहाँ से बाहर की ओर सोचते हैं, महानगरों की ओर सोचते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, और बिहार के सभी कैंसर पेशेंट्स को और सभी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैंसर का इलाज सिर्फ ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे आधारित नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं जितना एक फैमिलियल हम लोग और फैमिली की तरह बिहेव करें पेशेंट्स के साथ, और हम लोग उन्हें फैमिली की तरह रखते हैं अपने, और जितनी भी हो सकती है सहायता करने की जरूरत उतना हम लोग करते हैं। साथ ही साथ मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें
पेशेंट्स का इलाज 5 लाख तक का अब सरकार देती है, और उसे हम लोग जब से यूज करना शुरू किया तब से हमने देखा है कि काफी पेशेंट जो कि गांव से होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो भी पूरी ट्रीटमेंट अच्छे से बहुत ढंग से करा लेते हैं, कंप्लीट करा लेते हैं, और काफी अच्छा उसका रिजल्ट्स भी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वो NABH एक्रेडिटेड है, मतलब कि जो एक भारत का सबसे टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, उसकी मान्यता पर ये ओके है, और QCI भी ओके है। इसका मतलब कि हमारा हॉस्पिटल जो है आपका सभी तरह के मानकों पे ओके है। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि सभी पेशेंट्स को वो सभी सुविधा यहाँ मिलती है, जिसको अगर दिया जाए तो हर पेशेंट पूरी तरह से अपना ट्रीटमेंट को पूरा कर सकता है। तो देखिए डॉक्टर साहब की हिंदी कितनी अच्छी है कि इन्होंने एकदम जिन जो मुश्किल शब्द हैं टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, उनकी हिंदी भी इनको पता है और उन्होंने कितना सिंप्लीफाई करके बताया, और ये सबके काम आएगा कि इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, इन छोटी छोटी बातों का, तो यह हो सकता है कि हम कैंसर को खुद से दूर रख सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।